हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति गुप्ता, क्लास हमारी बीए फर्स्ट ईयर। आज हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं अपना अध्याय, इसका नाम है महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे समाज में एक और तो स्त्रियों को पुरुषों के समान मानते हैं, यानी कि कहते हैं कि जो अपना गृहस्थ जीवन है ये एक गाड़ी है जो कि अपने दोनों पहियों पर सदा चलती रहती है। अगर अपनी गाड़ी का अगर एक पहिया निकल जाए तो गृहस्थ जीवन डगमगा जाता है, यानी गाड़ी डगमगा जाती है। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों अपनी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों एक पहियों का काम करते हैं। अगर उनमें से कोई एक पहिया अगर काम करना बंद कर दे या एक पहिया निकल जाए तो गृहस्थ जीवन रूपी जो गाड़ी होती है वो डगमगा जाती है। इसी प्रकार से जो स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जाता है और दूसरी ओर स्त्रियों को पुरुषों से निम्न माना जाता है। उनको यातनाएं मिलती हैं, उत्पीड़न किया जाता है, उनको मारपीट की जाती है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और दूसरी ओर स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जाता है, उनको नौकरी करने के अवसर दिए जाते हैं, है ना, और उनको सभी अधिकार दिए जाते हैं, जो भी उनको लिए अधिकार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है हमारे जो हमारे जो हैं कई बार जो होता है स्त्रियों को दुर्गा के रूप में मानते हैं, शक्ति के रूप में मानते हैं, शक्ति के रूप में पूजते हैं उनको। तो कहा गया है, उनके अनुसार कहा गया है कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों की अर्धांगिनी होती हैं। इसीलिए यह भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, उनको सम्मान किया जाता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। और यह सत्य है कि जिस समाज में नारी को सम्मान दिया जाता है, नारी को वही स्थान प्राप्त है जो सम्मान पुरुषों को दिया जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार के कोई अपराध, बलात्कार, हिंसा, अपराध नहीं होते हैं। उनको नारी को समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पुरुषों के समान अधिकार दिए जाते हैं, पुरुषों के समान माना जाता है, उनका उत्पीड़न नहीं होता है, उनका शोषण नहीं होता है, तो वो समाज सर्वोत्तम माना जाता है। इसके लिए कहा गया है कि मतलब दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो स्त्रियों को निम्न समझते हैं, जो दहेज के लिए उनको उत्पीड़न करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनका शोषण करते हैं। कई बलात्कार होता है, कई अपहरण कर लेते हैं, कई घरेलू हिंसाएं होती हैं जो पति अपनी पत्नी को पीटता है, कई ननद भाभी की छेड़छाड़ होती है, दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है, कई भी जला दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे समाज में स्त्रियों के लिए दो रूप माने गए हैं। कई तो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कोई उनको हीन भावना से देखते हैं। तो इनके लिए अपराधों एवं दुर्व्यवहारों को देखकर श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। यानी कि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हे नारी जीवन, तुम्हारी यही कहानी है और आंचल में दूध और आंखों में पानी होते हुए भी तुम सदा ग्रस्त जीवन रूपी गाड़ी को सदा चलाए रहते हो। तो जो आपने देखा है कि जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है वो आज की नहीं है, बहुत पुराने जमाने से होती चली जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे महाभारत काल में भी जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। फिर दुर्योधन ने उन्हें भरी हुई सभा में उनका चीरहरण किया। तो इस प्रकार से जो गलत काम था कि पति द्वारा पत्नी को जुए में दांव पर लगाना, किसी पर पुरुष द्वारा स्त्री का चीरहरण करना, तो ये हमारे आज वर्तमान काल की ही नहीं बल्कि बहुत पुराने समय की ये घटना रही। जैसे कि रामायण काल में भी आपने देखा हो कि अपहरण करके ले जाना, कि रावण के द्वारा सीता का अपहरण करके ले गया था और उनको ये बाध्य कर रहा था उनको कि वो मुझसे यानी कि रावण से सीता शादी कर। तो इस प्रकार से जो हमारे महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से स्टार्ट हुई है।
इस प्रकार से जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है, उनको भला फुसला के भगाकर ले जाना होता है, ये महिलाओं के प्रति अपराध के कुछ उदाहरण होते हैं। जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा है ये समाज शास्त्र के अंदर की जाती है। तो जो ये वाला चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है इस प्रकार से। तो हम करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या है कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है वो क्या है। इसके लिए जो कहते हैं कि महिलाओं के जो निकट करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि माता पिता हैं, ननद हैं, देवर हैं, भाभी हैं, ज्येष्ठ हैं, सास ससुर हैं, ये महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य हो सकते हैं या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो कि नारी को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाता है, वो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा कहलाती है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा किसे कहते हैं। तो महिलाओं के प्रति हिंसा महिलाएं के निकट रिश्तेदार, करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, देवर भाभी हैं, ननद हैं, सास ससुर हैं, ज्येष्ठ हैं, कभी कभी पति भी, या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो कि नारी को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाता है, वो महिलाओं के प्रति हिंसा कहलाता है। अब आते हैं हमारे कि महिलाओं के प्रति जो यौन उत्पीड़न होते हैं, जो यौन कार्य होते हैं या अन्य उत्पीड़न होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं के विरुद्ध काफी सारे ऐसे अपराध किए जाते हैं, जैसे कभी कभी उनको दहेज के लिए पीटा जाता है, मारा जाता है, कभी कभी उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ होती है। तो इस प्रकार से महिलाओं को उत्पीड़न, प्रताड़ित किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो महिलाएं कामकाजी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, जैसे कि कई जो झाड़ू पोछा करने वाली जो काम वाली होती हैं, वो भी अपने मालिक यहाँ पे ऐसे काम करने जाती हैं। तो कभी कभी जो मालिक होते हैं वो उन जो लेडीज होती हैं काम करने वाली, उन पर गलत नजर बनाए रखती हैं और उनको शारीरिक आघात पहुंचाते हैं, यौन उत्पीड़न के लिए प्रताड़ित करते हैं। और अगर कोई स्त्री इसका विरोध करती है तो उन पर कई बार झूठे आरोप लगा देते हैं। इस प्रकार से उनको शोषित किया जाता है। कभी कभी दफ्तर में जब जाते हैं, कई लेडीजें जाती हैं, तो उनको जो मालिक होते हैं तो वो उनको यौन शोषण के लिए प्रताड़ित करते हैं। और यदि स्त्री आसानी से मान जाती है, उनको कई बार तो आर्थिक प्रलोभन दिया जाता है, संपत्ति का प्रलोभन दिया जाता है, तो कभी कभी स्त्रियां मान भी जाती हैं। कभी कभी अगर स्त्रियां इसको विरोध करती हैं तो उनको झूठे आरोप लगा करके उनका यौन शोषण किया जाता है। तो कभी कभी तो स्त्रियां इतनी हो जाती हैं कि उनको अपना जॉब छोड़नी पड़ जाती है, नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। और अगर स्त्री इसका नौकरी नहीं छोड़ती है तो वो नौकरी भी छोड़ देती है तो उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और नौकरी नहीं छोड़े तो उनको यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री मानसिक रूप से आघात हो जाती है, वो मानसिक डिप्रेशन में आके तनावग्रस्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बलात्कार। जैसे कि आपको पता है कि बलात्कार ये हमारे भारतीय समाज की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की ये एक ऐसी घिनौनी घटना है जिसमें स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचता है। बलात्कार यानी कि बलपूर्वक किया गया कार्य, यानी कि स्त्री के मर्जी के बिना अगर उनसे शारीरिक संबंध बनाए तो वो बलात्कार कहलाता है। तो भारतीय दंड संहिता धारा 376 के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है, जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास हो सकता है। इस धारा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री की इच्छा के बिना, किसी स्त्री की मर्जी के विरुद्ध उसको मृत्यु का भय दिखाकर
या किसी भी भय के अनुसार उसकी सहमति के बिना उनसे संभोग करता है तो वह बलात्कारी कहलाता है। बलात्कार की समस्या ये सभी समाजों में पाई जाती है। ऐसी घटनाएं जो पश्चिमी देश होते हैं उन देशों में अधिक पाई जाती हैं, परंतु हमारे भारत देश में भी अब ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कभी कभी तो जो बलात्कार जो होते हैं, स्त्रियों के साथ जो बलात्कार करें, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ही लोग करें। कभी कभी इसमें हमारा पुलिस विभाग एवं प्रशासन के लोग भी इसमें मिले जुले होते हैं, जिसके कारण जो हमारे जो साक्ष्य होते हैं उनको मिटा दिए जाते हैं, साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी नारियां जो होती हैं उनके साथ जिनका बलात्कार किया जाता है, तो ये बलात्कार कभी कभी तो स्त्रियों के घर पे ही होता है। किसी को जोर जबरदस्ती से घर पे आ जाता है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, या कभी कभी बलात्कारी के घर पे होता है, जिसको बहला फुसलाकर किसी कार्य से अपने घर बुला लिया, उसे कर दिया। तो इसी घटनाएं जो होती है आए दिन समाचार पत्रों में देखी जा सकती हैं। ये घटनाएं ये घटनाएं होती हैं, बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, इसमें पुलिस विभाग भी इसमें मिला जुला होता है। कई बार ये रात की अंधेरी में भी हो सकती हैं, जिससे कि एक स्त्री को जो बलात्कारी का चेहरा पहचान में घटनाएं होती है, वो साक्ष्य जुटाने में बहुत परेशानी होती है। कभी कभी स्त्रियां इतनी शर्मिंदगी महसूस करती हैं, क्योंकि न्यायालयों में अगर जाएं तो बार बार वकीलों के द्वारा उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, डॉक्टरी मेडिकल करवाएं तो वहां पर उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, समाज में भी उनको शर्मिंदगी महसूस करती है, और इसी शर्मिंदगी की वजह से वो अपना ये जो गुनाह, ये जो उनके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, इस घटना को चुपचाप सह लेती हैं और ये किसी को बताना भी नहीं चाहती हैं। तो जो बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं, इसके लिए जो दोषी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, इनके प्रति कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, नहीं की करते हैं, क्योंकि इनके लिए इनके साक्ष्य जुटाना, प्रमाण जुटाना, बलात्कारी को पहचानना और ये सिद्ध करना कि ये स्त्री की सहमति के बिना ही यह घटना घटी है, ये बहुत ही एक कठिन कार्य होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि पति के द्वारा पत्नी पर जोर जबरदस्ती से उसकी मर्जी के बिना जो कार्य होता है तो वो बलात्कार नहीं माना जाता है, क्योंकि ये उनका वैवाहिक संबंध है। परंतु अगर तलाक हो जाता है, इसके बाद अगर वो व्यक्ति उस स्त्री से अगर संबंध बनाता है तो वो बलात्कार कहला सकता है। तो अधिकांश अपराध अगर बलात्कार अगर हम देखें तो ये किसमें होते हैं, गरीब जो स्त्रियां होती हैं, गरीब जो महिलाएं होती हैं, उनके साथ बलात्कार की जो समस्याएं होती हैं वो अधिक होती हैं। कई बार कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनके साथ बलात्कार जैसे कार्य होते हैं, ऑफिस के भी बॉस होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य अधिक किए जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके साथ ही बलात्कार उनके मालिकों द्वारा किए जा सकते हैं। अस्पतालों में मरीजों के प्रति बलात्कार अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा किए जा सकते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ बलात्कार जेल कर्मचारियों द्वारा किए जा सकते हैं। आवारागर्दी करने वाले जो लोग होते हैं उनकी संदिग्ध हालत होती है, उनमें पाए जाने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार पुलिस कर्मियों द्वारा किए जा सकते हैं। कई बार देखते हैं कि जो पागल होते हैं, गूंगी होती हैं, बहरी होती हैं, अपंग हो या विकारण महिलाओं हो, उनके साथ भी बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं घटित होती हैं। जो बलात्कार से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनके प्रति अपराध को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि उनका विरोध करने पर सामाजिक निंदा का भय रहता है उनको, और इसके साथ ही उनको ये डर रहता है कि कहीं उनकी नौकरी ना छूट जाए। अगर नौकरी छूट जाएगी तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे पोषेंगे, उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इस चिंता के कारण वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब जो एक जो वेटनरी कंपाउंडर थी हरियाणा में, उसके साथ बलात्कार हुआ था। निर्भया जो हत्याकांड है उसमें भी निर्भया के साथ में बलात्कार हुआ था। तो इससे जो घटनाएं होती हैं ये समाज में इतना घिनौना कार्य है जो कि हिलाकर रख देती है इंसान को अंदर से। अगला आता है हमारा बलात्कार के बाद आता है जो बलात्कार होता है, ये इसके लिए जो होता है इसके आता है हमारा भगाकर ले जाना एवं अपहरण करना। तो जो स्त्रियां होती हैं इनको कई लोग बहला फुसला करके भगा ले जाते हैं, इनको किसी तरह से इनका प्रलोभन देते हैं
इनके साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए बाध्य करते हैं। भारत में जो ये समस्याएं होती हैं ये बहुत अधिक पाई जा सकती हैं, जिससे कि स्त्रियां कई बार तो बहुत जो स्त्रियां होती हैं उनको आर्थिक प्रलोभन दे करके, संपत्ति का प्रलोभन दे करके, या फिर कोई मित्र से शादी कर लूंगा, प्रेम विवाह जिसे कहते हैं कि उनको प्रेम में बहला फुसला लेते हैं और उनको ले जाते हैं और उनके साथ कई बार तो यौन संबंध स्थापित कर देते हैं और उनको वैश्यावृत्ति के लिए बेच देते हैं। तो ऐसी जो घृणित घटनाएं होती हैं ये हमारे समाज के अंदर बहुत अधिक देखी जा सकती हैं, जिससे कि स्त्रियों के लिए काफी हद तक उनके कार्य होते हैं और उनके लिए कार्य करने बहुत आसान हो जाता है। अब आता है हत्या। तो जो हत्या होती है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि समाज में जो पति के द्वारा पत्नी को मार दिया जाता है। क्यों मार देते हैं? कई बार को देखते हैं कि अगर स्त्री का किसी पर पुरुष के साथ अगर यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो पति के द्वारा स्त्रियों को मार दिया जाता है। कभी कभी आर्थिक जो तंगी, इतनी हालत खराब होती है स्त्रियों की घर की, जिससे कि स्त्रियों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता है। कभी कभी अगर स्त्रियां, महिलाएं, पत्नियां होती हैं ये किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं जिसकी की लंबी बीमारी चलती हो, कोई लंबी बीमारी हो जिसका इलाज करते करते व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी जाती है। अब आता है दहेज हत्याएं। तो जो दहेज हत्याएं हैं ये हमारे समाज में बहुत अधिक देखी जा सकती हैं। भले हमारा जो भारत समाज है ये आधुनिक समाज हो गया है, इसमें दिन ब दिन काफी तरह की वृद्धि होती जा रही है, परंतु कई जो कार्य होते हैं हमारे समाज में ये ऐसे होते हैं जिसके कि दहेज के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है। सास ससुर के द्वारा, ननद देवर के द्वारा उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि उनको किसी प्रकार से दहेज मिलना चाहिए। कई बार दहेज की मांग को लेकर के स्त्रियों को जला दिया जाता है, उनको डेली प्रताड़ित किया जाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है, उनकी इस तरह से परसा जाता है कि स्त्रियों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता है। अगला आता है पत्नी को पीटना या गृह हिंसा। पत्नी को पीटना एक घरेलू हिंसा होती है। कई बार जो पति होते हैं वो नशे की हालत में पत्नी को पीटते हैं, वो बच्चों तक को भी पीटते हैं, तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि स्त्रियों की जो स्त्रियां होती हैं वो गृह लक्ष्मी होती हैं। पुरुषों के द्वारा पुरुष जो होती है वो स्त्री अर्धांगिनी होती है, सहधर्मचारिणी होती है। कभी कभी स्त्रियों को धर्म पत्नी भी कहा जाता है, क्योंकि स्त्रियों की पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक कार्य संभव नहीं होता है, उनके बिना यज्ञ कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा रहता है। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी भी कहा जाता है, धर्मचारिणी भी कहा जाता है। पत्नी के अभाव में पति के द्वारा जो धार्मिक कार्य होते हैं वो निष्फल होते हैं। और इसी प्रकार से एक तस्वीर यह भी सामने आती है कि पति के द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पत्नी को पीटा जाता है, मारा पीटा जाता है। विवाह के बाद पति से एक पत्नी यह इच्छा करके आती है कि एक पति मेरा भरण पोषण करेगा, उसे प्रेम करेगा, उसे संरक्षण प्रदान करेगा, अच्छा खाना पीना होगा। पति, भारत में पति को भर्ता के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि भर्ता यानी कि भरण पोषण करने वाला। तो ये देखा जाता है कि घर नारी के लिए सुरक्षा और प्रसन्नता की दृष्टि से स्वर्ग होता है, परंतु स्त्रियों के प्रति जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा का व्यवहार किया जाता है, उनको लात घूसों से, डंडों से, लाठी से मारा पीटा जाता है, लकड़ियों से मारा जाता है, यहाँ तक कि उनकी कभी कभी इतनी पिटाई कर दी जाती है कि इनकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुरुष होते हैं वो पत्नियों को बहुत अधिक बेरहमी से उनको साथ मारते पीटते हैं, क्योंकि ये जो कार्य होते हैं नशे के हाथ में किए जाते हैं। तो कुछ स्त्रियों के तो पैर में कील ठोक दी जाती हैं। तो ऐसी जो घृणित हत्याएं होती हैं, घृणित कार्य जो होते हैं वो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। नारी को ये मजबूरी जो होती है, नारियों की मजबूरी होती है कि वो ये सभी हिंसात्मक कार्य वो आर्थिक व सामाजिक कारणों के लिए, बच्चों के प्रति अपने दायित्व और सामाजिक निंदा से बचने के लिए, इन सब कारणों से बचने के लिए वो ये सब शांत भाव से सह लेती है और वह इसे अपना भाग्य समझती है, भाग्य मानती है कि ये मेरे पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्मों का फल है जो कि उसे अब मिल रहे हैं।
इसी कारण वे लोग सहिष्णु होने के उपदेश देते हैं। कहते हैं कि पति के घर डोली में बैठकर आई थी, अब यहाँ तुम्हारी अर्थी लुटेगी। ये सब बेचारे उस जहर के घूंट के समान उसको पी लेती है। अब आप देखते हैं कि विधवाओं के विरुद्ध भी हमारे समाज में हिंसा बहुत अधिक गहराई से होती है। जो हिंदुओं में विधवाओं की जो गंभीर समस्या होती है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है कि अगर एक बार विवाह हो गया तो हो गया, इसके बाद दूसरा विवाह करने की छूट नहीं थी कि अगर उसका पति मर जाता है तो इस विधवा स्त्री को दूसरा विवाह करने की स्थिति नहीं थी, बल्कि विधवाओं के प्रति इस प्रकार से हिंसा की जाती है कि पति अगर मर जाता तो पत्नी को दूसरा विवाह नहीं करने दिया जाता है, उसके दुख प्रारंभ हो जाते हैं, उसका सिर मुड़वा दिया जाता है, वह अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती है, अच्छे गहने नहीं पहन सकती है, श्रृंगार नहीं कर सकती है, तेल नहीं लगा सकती है। जो सामाजिक उत्सव होते हैं, शादी विवाह होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, अगर वो विधवा स्त्री उस उत्सव तीज त्योहार फंक्शन में आ जाती है तो उसे अपशगुनी माना जाता है। सास ससुर व पति के परिवार के जो उत्सव होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, जो कार्य होती है, वो लोग विधवा स्त्री पर अत्याचार करते हैं। कहते हैं कि ये अपने पति को खा गई, इसको डायन समझा जाता है, डायन की संज्ञा दी जाती है। विधवा स्त्री अगर अधिक उम्र वाली होती है, प्रौढ़ विधवाएं होती है, तो उनकी समस्या और भी अधिक हो जाती है। वो अधिक उम्र वाली विधवा होती हैं, वे अपने पोते पोतियों की देखरेख करने, खाना बनाने, घर के कार्य में मदद करने की कार्य करती हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं विधवा जो स्त्री होती है उनके लिए भी बहुत अधिक हिंसाएं होती हैं, हिंसात्मक कार्य होते हैं। अगला आता है अपना वैश्यावृत्ति। जो वैश्यावृत्ति के जो कार्य होते हैं ये सभी समाजों में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस वैश्यावृत्ति जो कार्य है ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, क्योंकि इससे शारीरिक और नैतिक पतन होता है, इससे आर्थिक हानि तो उठानी पड़ती है, इसी के साथ मानव के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में विष घोल देती है वैश्यावृत्ति। जो वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वे वैश्याएं आती हैं जो रजिस्टर होती हैं, वैश्यालयों में वैश्यालय चलाती हैं। शहरों में ऐसे क्षेत्र को जहां पर वैश्याएं रहती हैं, ऐसे क्षेत्र को लाल रोशनी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वैश्यावृत्ति का जो क्षेत्र होता है जहां पर वैश्याएं रहती हैं, उस क्षेत्र को लाल रोशनी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कि वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां होती हैं ये नौकरी या व्यवसाय के साथ साथ ये वैश्यावृत्ति का कार्य भी करती हैं। ये जो स्त्रियां होती हैं ये शराब घरों में, होटलों में, क्लबों में, शिक्षित और उच्च घरों की लड़कियां भी इस व्यवसाय को करती हैं। होटलों के मालिक होते हैं, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, ये जो होते हैं ये सब अपना अपना कमीशन लेकर इस कार्य में उनका सहयोग देते हैं। वैश्यावृत्ति का एक रूप देवदासी प्रथा भी है। इस प्रथा के अनुसार इसी लड़कियों को मंदिरों में देवताओं के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता है। ये लड़कियां मंदिरों में गायन और नृत्य का कार्य करती हैं और इसी के साथ साथ ही पंडितों, पुजारियों और जमींदारों की यौन भूख को बुझाने का कार्य भी करती हैं। ये लड़कियां गरीबी, विलासी और लालसा को करने वाली स्त्रियों की आर्थिक स्थिति जो होती है वो बहुत कमजोर होती है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लड़कियां इस कार्य को करती हैं। अगला आता है नारी हत्या या भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या है ये हमारे समाज की एक बहुत ही भयावह घटना होती है, क्योंकि एक स्त्री प्रेग्नेंट है, अगर उसका गर्भलिंग करा ली जाए, जांच करवा ली जाए, पता लग जाता है कि इसके गर्भ में एक लड़की है, तो उसका भ्रूण हत्या कर दी जाती है। यानी कि जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। जी क्योंकि हमारा जो भारत समाज है, भारतीय समाज है, ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो पुत्र प्राप्ति को एक आवश्यक माना गया है, क्योंकि श्राद्ध करना, पितरों को तर्पण करना,
माता पिता को, अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाता है पुत्र। उत्तराधिकार की दृष्टि से भी देखें तो पुत्र को अधिक माना गया है, क्योंकि पुत्र का होना अति आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में नारी हत्या बहुत अधिक होती है। माता के गर्भ में ही नारी शिशु को मार दिया जाता है, जन्म के बाद उसे मार दिया जाता है, दहेज के लोभ में बहू को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, मारपीट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्य होते हैं ये हमारे भारतीय समाज में बहुत अधिक देखने को मिल सकते हैं। अगला आता है छेड़छाड़। तो नारी के विरुद्ध अपराधों में छेड़छाड़ एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। महाविद्यालयों के परिसरों में देखो, रेलों में देखो, बसों में देखो, बाजारों में चलो, जो मनचले जो उद्दंडी लड़के जो होते हैं वो कई बार लड़कियों को चलते चलते ही छेड़ जाते हैं। उनके लिए भद्दे और गंदे इशारे करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनको छूने का प्रयत्न करते हैं। जैसे गाड़ी ट्रेन और बसों में जाते हैं तो उनको किसी न किसी बहाने से टच करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें नोचने और चुटकी काटने का, नाखून चुबाने से गंदी हरकतें करते हैं। कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं सार्वजनिक रूप से जनता द्वारा पिटाई भी कर दी जाती है ऐसे लोगों की। जो ऐसे जो छेड़छाड़ के ऐसे कार्य जो होते हैं ये हमारे भारतीय समाज में बहुत अधिक देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो ऐसे स्कूलों महाविद्यालयों से जो लड़कियां जाती आती रहती हैं तो ऐसे चौराहों पर, बाजारों में लड़के खड़े हो जाते हैं, उनके लिए गंदी गंदी भक्तियां कसते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो थी ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा क्या होती है और इसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं और इसके कारण निवारण ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। ऐसी हमारी वीडियो